आपका स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चलिए हम बात करते हैं मशीन फर्स्ट। इसके पहले हमने मशीन के बारे में ही बात की थी। अब मशीन में हमने पूरा वर्गीकरण कर दिया था। अब मशीन में आती है हमारी डीसी मशीन जनरेटर के बारे में। डीसी मशीन जनरेटर के बारे में कि वह किस प्रकार कार्य करती है, उसके पार्ट के बारे में आप लोगों को मैं उसके पार्ट बताए दे रहा हूँ। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिए दे रहा हूँ। बाकी किस प्रकार कार्य करती है हम आपको ये बताएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे मशीन के लिए। ठीक है, तो क्या हमने बताया डीसी मशीन मोटर, क्या मोटर नहीं, जनरेटर के बारे में बात करनी है हमें। क्या जनरेटर के बारे में, डीसी मशीन जनरेटर के बारे में जब बात करनी है हमें, डीसी मशीन जनरेटर हमारा होता क्या है, आप पहले ये समझ लीजिए। जो जनरेटर होता है वह हमारा एक ऐसा युक्ति है, मतलब ऐसी युक्ति है जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी मतलब बाह्य सोर्स देकर, बाह्य बल प्रदान कर उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर सकें। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाना मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो सके हमें। ठीक है, तो वो हम डीसी जनरेटर के द्वारा यही होता है कि मैकेनिकल एनर्जी देकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लें। अब वो हमारा उसमें कितने कैसे पार्ट होते हैं, उन पार्टों के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो पे बता रखा है, बट अब फिर भी हम बता दे रहे हैं कि सबसे पहला पार्ट हम जैसे मान लेते हैं कि जनरेटर का पार्ट क्या होता है। सबसे पहले आता है योक। क्या आता है? योक हमारा क्या होता है? बॉडी। क्या होता है? बॉडी होता है। ठीक है, उसमें सबसे कुछ हमारे जनरेटर हो या मोटर हो, उसके कुछ ऐसे भाग हैं कि जिसको हम बिना टच किए ही उन भागों को देख सकते हैं। पहला हो गया योक, दूसरा हो गया आई हुक। ठीक है, जिसके सपोर्ट से हम मोटर को उठाते हैं या रखते हैं। उसके बाद हो गया चौथा सॉफ्ट, जो निकली होती है जिसको हम बाह्य सोर्स के द्वारा घुमाते हैं। और चौथा जो होता है वो हमारा होता है आधार। ठीक है, जिसके ऊपर पूरी मोटर, जितना भी मोटर होता है, जितना भी बॉडी योक जो भी है सॉफ्ट, और जितना भी उसके अंदर का सामान होता है वो जो उसके ऊपर रखा होता है वो हमारा होता है आधार। ठीक है, तो चार ऐसे कुछ पार्ट होते हैं कि जिसको हम बिना टच किए हुए उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद योक हो गए, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो योक हो गई, बॉडी वह ढांचा है, मतलब वह उसका जो भी है यंत्र, कि उससे हमारी जो भी मोटर, उसके अंदर के जो उपयंत्र हैं उनको हानि न हो, मतलब बाहरी क्षति से अंदर के पार्टों को कोई हानि न उत्पन्न हो, वो हमारा योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग। अब आती है हमारी आर्मेचर के बारे में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका पार्ट आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर से ही तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा ही उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, आर्मेचर से तीन क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक हो गया आर्मेचर और दूसरा हो गया आर्मेचर वाइंडिंग, जो हमारी वाइंडिंग होती है। ठीक है, तो वाइंडिंग, अब देखो योग तो एक वनली हो गया, अब योग से हमारा आया आर्मेचर, और आर्मेचर एक भाग हो गया, आर्मेचर का दूसरा पार्ट निकला आर्मेचर वाइंडिंग। अब उसी से एक तीसरा पार्ट निकला वाइंडिंग, वनली वाइंडिंग। ठीक है, तो हमारे कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट यही हो गया। फिफ्थ पार्ट आते हैं ब्रूश। क्या? ब्रूश, जो हमारे विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर तक ले जाने का कार्य करते हैं। क्या? ब्रूश, जो हमारे विद्युत वाहक बल को कम्यूटेटर तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखो ब्रूश से हमारा भाग क्या निकला नया? कम्यूटेटर। क्या निकला? कम्यूटेटर। अब कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है? कम्यूटेटर केवल डीसी मशीन या मोटर में यूज किया जाता है, ना कि एसी में। कम्यूटेटर का यही कार्य होता है कि डीसी को एसी और एसी को डीसी में परिवर्तित करना। ब्रूश हो गया हमारा, आर्मेचर हो गया, योक हो गया। अब इसमें हमारा क्या बाकी है? सॉफ्ट बाकी है। क्या बाकी है? सॉफ्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद रोटर हो गया। क्या हो गया? रोटर हो गया। ठीक है, तो अब इतने पार्ट हमारे लिए काफी हैं, बट हम बात क्या कर रहे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीसी मशीन जनरेटर की, कि इसका जो कार्य प्रणाली है कि ये किस भांति कार्य करता है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आपने तो सुना होगा फैराडे के नियम, और जो भी है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम या बाएं हाथ के नियम, तो ये किस हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं, जो डीसी जनरेटर है, हम कार्य विधि में जैसे लिखेंगे कि हमारा किस भांति कार्य करता है, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जो हमारा सामान्य डीसी जनरेटर होता है वो अनुप्रस्थ
परिच्छेद दृश्य, अनुप्रस्थ लिख लेते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद दृश्य। और जो देखो यहीं पे अनुप्रस्थ परिच्छेद, और यहीं पे अगर डीसी जनरेटर की जगह मोटर होता तो अनुप्रस्थ परिच्छेद काट, जो अनुप्रस्थ काट वाला हिस्सा होता है, क्या, अनुप्रस्थ काट दृश्य। और यहाँ पे जनरेटर है तो हमारा अनुप्रस्थ परिच्छेद दृश्य। ठीक है, तो हम आप इसको देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अपना दृष्टि धारा जो भी है कि अब ये कैसे कार्य करेगी। तो ये हमारा, जैसे कोई सॉफ्ट को हम घुमाते हैं बास सोर्स के द्वारा, जब सॉफ्ट पे हमारा ऊपर उसमें आर्मेचर होता है, आर्मेचर में जो आर्मेचर खांचेदार होता है उसमें कॉपर वायर की वाइंडिंग होती है, और वाइंडिंग लेमिनेशन भी किया जाता है कि उसमें भंवर धारा की हानि ना उत्पन्न हो, क्या, भंवर धारा की हानि ना उत्पन्न हो। ठीक है, और उसमें करंट की मतलब बाहरी स्रोतों से करंट ना फ्लो करे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये किस प्रकार कार्य करता है। अब उसमें हमारे जो जनरेटर होता है, जनरेटर की जो ध्रुव होते हैं वो N और S, ठीक है, उनमें अब चुंबकत्व होता है, क्या होता है, चुंबकत्व। अब बात आती है कि ये किस भांति कार्य करता है, मेन पॉइंट ये हमारा किस भांति कार्य करता है। तो भांति हमारा ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार। तो अब फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है, इस पर हम बात करते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ अपना बाएं हाथ की अंगूठे और अंगूठे के पास और उसके पास मतलब बीच वाले तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत रहें, एक दूसरे के लंबवत रहें, क्या, एक दूसरे के लंबवत, मतलब प्रत्येक जैसे अंगूठा है और उंगली है जो हमारी पास वाली, उसके बीच हमारा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब जो तीसरी बीच वाली उंगली होगी उसका दूसरे और बीच वाली उंगली के बीच में 90 डिग्री का, मतलब वो एक दूसरे के लंबवत रहें। ठीक है, लंबवत रहें, जिससे कि जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है वो हमारा जनरेटर के लिए। और जनरेटर जो है इसकी उत्पत्ति किसने की थी, माइकल फैराडे ने ही की थी, माइकल फैराडे ने ही की थी। ठीक है, जो जनरेटर की खोज की थी वो माइकल फैराडे ने ही की थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि आर्मेचर को हम AB, क्या, AB को एक क्रॉस सिरों के बीच घुमाते हैं, क्या, AB को एक क्रॉस सिरों के बीच घुमाते हैं तो विद्युत तो चलिए अब हम बात कर रहे थे, बोर्ड रफ करना था इस वजह से मैंने रफ किया। अब बात करते हैं सीधा कार्यविधि पे डायरेक्ट आते हैं। तो हम आपको कार्यविधि थोड़ा ऐसे थोड़ा फार्मूले पे बताते हैं कि जिससे आपका फायदा हो सके। ठीक है, तो हम बात करते हैं। ठीक है, तो मशीन किस बात कार्य कर रही थी, आपने फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी देख लिया। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सीधा डायरेक्ट हम आते हैं, छोटी सी डिफिनीशन लिख लेते हैं जिससे हमें 5 नंबर मिल जाए। ठीक है, तो बात करते हैं डीसी जनरेटर का अनुप्रस्थ परिच्छेद दृश्य दर्शाया गया है। ठीक है, अब सर्वप्रथम दृष्टि धारा स्रोत द्वारा क्षेत्र को कुंडलन के द्वारा मतलब जो क्षेत्र कुंडलन होता है उसको उत्तेजित करना है, जिससे दोनों ध्रुव N व S के मध्य क्षेत्र स्थापित हो जाए। अब कौन सा क्षेत्र, ठीक है, कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, तो वो N व S के ध्रुव के बीच कौन सा क्षेत्र स्थापित हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र। अब जब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात हो गई कि हम चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, अब हम रोटर को जब घुमाएंगे क्या करेंगे घुमाएंगे शाफ्ट को बाह बल आघूर्ण द्वारा। शाफ्ट चुंबकीय क्षेत्र में शाफ्ट को जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा उसको हम बाह
बाह्य बल के द्वारा घुमाएंगे, जिससे चुंबकीय क्षेत्र को हमारा आर्मेचर चालकों द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को काटा जाएगा, जिससे हमारा वैद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर होती है, ठीक है, नियम के द्वारा की जाती है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार घूमता है, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा डॉट एवं क्रॉस होता है ना, वो हमारा AB एक क्रॉस पर भारी प्रतिरोध लगाया जाए, एक क्रॉस पर भारी प्रतिरोध, AB कोई एक हम अपना प्रतिरोध लेते हैं, मतलब लोड। बात समझिए, मैं डिफिनीशन की बात नहीं करूं, आप केवल समझिए, ना कि आपको लिखना है। आप समझ लेंगे तो आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो जब एक लोड लगा देंगे तो आर्मेचर के चालकों में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्या? आर्मेचर के चालकों में वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जो आर्मेचर वैद्युत चालकों में वैद्युत वाहक बल की दिशा से ही धारा प्रवाहित होने लगेगी। क्या? धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब भाई देखो, चुंबकीय क्षेत्र को काटा हमारे आर्मेचर ने, ठीक है। जब आर्मेचर ने काटा तो बना हमारा ईएमएफ, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को हम अब जब बाहर कोई लोड AB एक क्रॉस जोड़ देंगे तो हमारा जो विद्युत वाहक बल होगा वो अब काहे में बहने लगा, अभी हमने क्या बताया, विद्युत धारा में। जब विद्युत धारा में बहने लगेगा तो हम मशीन डीसी शायद जनरेटर की जब बात कर रहे हैं तो भाई कम्यूटेटर का जो प्रयोग होगा, ये कम्यूटेटर का प्रयोग जब होगा तो कम्यूटेटर जो होगा तो पहले भाई सॉफ्ट से रोटर से आएगा ब्रश पे और ब्रश से आएगा कम्यूटेटर पे, और जब कम्यूटेटर पर आ जाएगा तो कम्यूटेटर से बाहर के लिए वायर जुड़े होंगे और कम्यूटेटर हमारा विद्युत वाहक बल ही ट्रांसफर करता है, ना कि धारा, ठीक है। वो लोड पर जाती है तब धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। जब जैसे ही कम्यूटेटर से निकलने के बाद ही, ऐसा नहीं कि ब्रश हमारी सीधा विद्युत धारा उत्पन्न करती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने समझ लिया होगा कि हमारी जो डीसी मशीन जनरेटर है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है हमारा कि वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करती है। अब एक छोटी सी परिभाषा के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं, ये तो इतना हमारा समझाना था। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा कि जो भी हमारा है वो जो मतलब डीसी जनरेटर है वो हमारा अंतरस्थ परिच्छेद के प्रति कार्य करता है। दूसरा पॉइंट है कि ये हमारा फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। तीसरा ये है कि इसका जनरेटर का निर्माण या खोज करता है इसके मतलब माइकल फैराडे हैं। जो चौथा है, जब हम आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यह पोल शू के द्वारा मतलब पोल शू इसकी सहायता करता है। इसको जो बाएं हाथ मतलब जो दाएं हाथ का नियम है उसी के अनुसार विद्युत वाहक बल को घुमाता रहता है। फिर यह कार्बन ब्रशों द्वारा कम्यूटेटर तक पहुंचता है। कम्यूटेटर पे विद्युत वाहक बल डीसी विद्युत वाहक बल लोड पर जाता है और वो भी AB के अक्रॉस जुड़ा होता है और लोड पर हमारा विद्युत धारा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बाय फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार पहले किताब पढ़िए, ना कि डायरेक्ट ऐसे हमने तो बताया, ना कि कोई परिभाषा, किताबी परिभाषा तो पढ़ के बता नहीं दी आपको, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास है। तो ना कि हम थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिफिनीशन को डिफाइन करके बता सकते हैं, ठीक है। बाय, लव यू फ्रेंड्स।